नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबीए में आज जिस बड़ी खबर का हम विश्लेषण करेंगे, एक बार फिर हम बात करेंगे बारिश और उससे जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लगातार बाढ़ की वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और इसलिए कहा जा रहा है कि शहर शहर बाढ़ का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों में से 63 जिले जो हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। सरकार ने अलग अलग एजेंसी, जो नोडल एजेंसी है, उनको बोल दिया कि 24/7 वो अलर्ट मोड पे रहें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। कई जिलों में बाढ़ की समस्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, यानी कि जो पहाड़ी राज्य हैं, यहां की स्थिति और बद से बदतर है। वहां की जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, यानी कि रौद्र रूप जो ये कहा जा सकता है, ये प्रकृति का रौद्र रूप है। आप अपनी स्क्रीन पर 5 बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं कि बाढ़ से बुरा हाल, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली की बात करें, लगभग 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहां की जो यमुना नदी है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और इसीलिए दिल्ली में भी अलर्ट जारी है। तो आपको तस्वीरें साफ बताती हैं कि जो नदियों का वेग है, जो उनकी रफ्तार है, ये बता रही है कि प्रकृति का ये रौद्र रूप है और इसमें कहीं ना कहीं जो पर्यावरण का गिरता स्तर है, हमारी आपकी जीवन शैली है, जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर है, अनियंत्रित शहरीकरण है, धीरे धीरे जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनका अतिक्रमण है। इसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जब बारिश आती है तो नदियां सबसे ज्यादा उफान पर आ जाती है, क्योंकि नदियों के किनारे रिहायशी इलाके बस गए हैं, नदियों के किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसीलिए कहा भी जाता है कि नदियां शहर की तरफ नहीं जाती, शहर खुद नदियों की तरफ पहुंचे और इसीलिए थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह तो आपने हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखी। हम आपको उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की तस्वीर दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर उन जिलों की स्थिति क्या है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और लगातार जो बारिश की समस्या है वो बढ़ी हुई है। यूपी के 63 जिले में बारिश का अलर्ट है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद, मुरादाबाद, जालौन, सहारनपुर, नोएडा, ये 5 बड़ी तस्वीरें आपके अपनी स्क्रीन पे हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि बारिश के बाद जो शहर हैं, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। जो गाड़ियां हैं वो पानी के बीच से उनको निकलना पड़ रहा है। तो लगातार बारिश बढ़ती जा रही है और बारिश के साथ साथ अगर हम बात करें जल निकासी की, तो जल निकासी की समस्या की होने की वजह से भी शहरों के अंदर, गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हमारी आपकी, यानी कि जो समाज की भूमिका है, उसको भी एक बार फिर से समझना होगा कि पर्यावरण के प्रति, बारिश के प्रति या बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इनसे होने वाले जान माल के नुकसान को भी कम किया जा सकता है हमारी आपकी सतर्कता के चलते, तकनीक के सहारे के चलते। और एक बड़ी खबर आ रही, ब्रेकिंग न्यूज है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी कर दी, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने और भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राज्यों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में हरिद्वार समेत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की नदियों का जल स्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है, यानी कि चेतावनी जारी की है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा, यानी कि यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो यह एक बड़ी खबर है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अभी एक अलर्ट जारी किया है पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के, और उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में एनएचआई की जो सड़कें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि बाढ़ जैसी जो समस्या है, क्या इसका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में 175 करोड़ वृक्षारोपण किया जाएगा, एक बड़े लक्ष्य के साथ, यानी कि हर वर्ष वन महोत्सव मनाया जाएगा। लगभग 35 करोड़ जो वृक्ष है पौधरोपण किया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। उनके सहारे पर्यावरण को बेहतर करने की एक छोटा सा प्रयास, एक कोशिश है और इन प्रयासों के चलते आने वाले दिनों में क्या बड़े परिवर्तन, बड़े परिणाम सामने आएंगे। तो 5 बड़े सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन में, कि बाढ़ से बुरा हाल, 5 बड़े सवाल। विकसित नगरों में क्यों बाढ़ जैसे हालात हैं, यानी कि जो शहर डेवलप्ड है आखिर वहां पर क्या मैनेजमेंट की कमी रही है, क्या विकसित शहर बनाने की होड़ में प्राकृतिक संरचनाओं से खिलवाड़ किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है।
क्या तेजी से बदलते मौसम की मार की वजह से, क्योंकि मौसम का जो पैटर्न है, मौसम का जो चक्र है वो तेजी से बदल रहा है, क्या पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर कॉलोनियां खड़ी हो गई हैं? अतिक्रमण हर शहर हर गांव की बड़ी समस्या बन गई है, खासतौर से जब हम प्राकृतिक संरचनाओं की बात करते हैं, प्राकृतिक जल स्रोतों की बात करते हैं। तालाब, पोखर, छोटी नदियों पर अतिक्रमण हो गया है। विकसित नगरों में क्यों बाढ़ जैसे हालात? तो ये 5 बड़े सवाल है बिग न्यूज बिग एनालिसिस के। इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल जी हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मैं सबसे पहले मैं आपसे सर यही समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक की और उन्होंने कहा कैबिनेट की बैठक में कि 175 करोड़ जो है वृक्षारोपण किया जाएगा अगले 5 सालों में, हर साल का एक लक्ष्य तय किया गया, क्या आपको लगता है ये छोटे छोटे जो प्रयास है ये एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल, आपने कहा कि पौधा लगाएंगे तो बाढ़ रोकने में सहायता मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है और ये सही बात है। कैसे? जब पेड़ पे पानी गिरता है तो पानी धीरे धीरे गिरता है और ज़मीन पे टपक टपक के गिरता है और रिस करके वो जमीन के अंदर चला जाता है। अगर पेड़ ना हो तो क्या होता, पानी बरसता और बह करके चला जाता और जमीन के अंदर नहीं जाता। तो ये जो पानी जमीन के अंदर चला गया और अगर वो इकट्ठा होकर बाहर जाएगा तो बाढ़ को सहायता करेगा, बाढ़ उससे बढ़ेगा, पानी का बहाव बढ़ेगा। तो वृक्ष लगाने से ये बड़ा सिंपल सा है, सिंपल सी बात हम सभी जानते हैं कि उससे वाटर कंजर्वेशन बढ़ेगा, वाटर कंजर्वेशन होगा और बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगा। तो ये अच्छी पहल है और इसको हम सब लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और आप बांदा में जिला अधिकारी भी रहे कि बांदा जैसे जो जिले हैं, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, क्या आपको लगता है वहां पर जल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है और इसीलिए सरकार अमृत सरोवर योजना के माध्यम से हर जिले में तालाब का निर्माण भी करा रही ताकि बारिश का पानी संचित हो सके? क्या आपको लगता है ऐसे प्रयास और बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल। अब आपने बात की तालाब पोखरे जो हमारे होते थे, जब बरसात होता था तो क्या होता था, पानी तालाब पोखरों में इकट्ठा हो जाता था और उसको बाद में गर्मी में हम यूज करते थे। अब ताल पोखरों की या तो संख्या घट गई या पट गई या उस पर अतिक्रमण हो गया, जो भी स्थिति है। अब वो जो पानी बरसात के मौसम में ताल पोखरों में इकट्ठा होता, वो बहने लगा, अब वो सब बह करके बाढ़ का शक्ल बन जाता है और तबाही मचाता है। तो ये बात सही है, ताल पोखरों की जरूरत है और हमें ये दो तरफ फायदा देता है, एक तो बाढ़ आने से रोकता है और दूसरे गर्मी में हमें पानी देता है। बिल्कुल, लगातार जल संरक्षण की भी जरूरत है और इसीलिए प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के उन 63 जिलों को जरूर देख लेते हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, मुरादाबाद और बिजनौर ये 3 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बाकी के जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपकी स्क्रीन के सामने 63 जिलों की एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। नोएडा, गाजियाबाद, संभल, सहारनपुर, बागपत, कासगंज, अलीगढ़, बदायूं, ये ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया और यह भी कहा है कि आने वाली 7 दिन जो है यहां पर भारी से अधिक बारिश हो सकती है, यानी कि बारिश जो है अभी ऐसे ही बरकरार रहेगी। और ऐसे में ये जरूरी है, इसीलिए जितनी भी एजेंसियां हैं इससे जुड़ी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जिला प्रशासन हो, सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि अधिकारी नदी के जल स्तर पर नजर रखें। तो ये आपके सामने बड़ी तस्वीर है कि जो उत्तर प्रदेश के 63 जिलों के अलर्ट जारी किया गया, उसमें से कुछ जिले हमने आपको बताए हैं कि यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक लगभग सभी जिले बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। डॉक्टर हीरालाल जी, कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि प्लास्टिक जैसी जो समस्या है, जब जल निकासी की बात करते हैं, शहरों में नालियों के चौक होने की बात करते हैं, जल भराव की बात करते हैं, तो जो प्लास्टिक है क्या ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है कि इससे भी जल भराव रहता है, नालियां साफ नहीं रहती, वो ब्लॉक हो जाती है? बिल्कुल, प्लास्टिक तो सबके लिए समस्या है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट है। अब अगर आप पानी के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप देखते हैं प्लास्टिक इधर उधर छितरा रहता है, बिखरा रहता है और जब बरसात होता है तो सबसे पहले वो नाली में जाता है और नाली को चोक कर देता है। अब जो पानी नाली के सहारे बाहर जाना चाहिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। तो प्लास्टिक तो सबसे पहले हमारे लिए बाढ़ पैदा करता है। अगर बाढ़ ना हो, प्लास्टिक हो, तो बाढ़ पैदा कर देगा बरसात में। बिल्कुल, बात तो प्लास्टिक जैसी समस्या, इससे निदान पाना इस बेहद जरूरी है और इसीलिए शहरों में बड़ी समस्या हो जाती है जल निकासी को लेकर। कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर बाढ़ के प्रकार कितने होते हैं, इसके साथ साथ कहां सबसे अधिक बाढ़ आती है पूरे देश में। ये दो अपने इनपुट्स पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम बीएनबीए में वापस आते हैं। बाढ़ के प्रकार की बात करें तो
तो तटीय बाढ़ यानी कि जो चक्रवात है, सुनामी है, समुद्र स्तर में वृद्धि यानी कि जो तटीय इलाके हैं वहां पर बाढ़ आती है, उसको तटीय बाढ़ कहा जा सकता है। दूसरी जो बाढ़ है वो है फ्लैश बाढ़ यानी कि अचानक आई बाढ़। ये खासतौर से पहाड़ी राज्यों में होता है कि अचानक बादल फटने के कारण या फिर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण वहां पर बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ शहरी बाढ़, मैनेजमेंट की कमी। शहरों में कई बार जो नालों का रखरखाव सही ना हो पाने की वजह से भी हम अक्सर देखते हैं, खासतौर से बड़े शहरों की स्थिति ये इसमें साफ तौर पर नजर आता है कि वहां पर ऐसी बाढ़ अक्सर आ जाती है। भूजल बाढ़ यानी कि भारी वर्षा होने की वजह से पैदा होती है, अचानक बारिश हो जाना, लेकिन वो पानी धरती में न जाने की वजह से, धरती न सूख पाने की वजह से वो पानी बाढ़ का रूप ले लेती है। तो ये कुछ बाढ़ के प्रकार है कि नदियों में बाढ़, नदियों में अचानक जलस्तर जब बढ़ जाता है या फिर अत्यधिक बारिश हो गई तो नदियों और झीलों के जो तटबंध हैं वो उनके टूटने से भी बाढ़ आती है। लेकिन इसी समय एक और ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डाले थे कि कहां कहां हिंदुस्तान में जब हम बाढ़ की बात करते हैं, क्योंकि बाढ़ की समस्या हर वर्ष आती है, हर वर्ष इस पे चर्चाएं होती हैं, हर वर्ष इस पर इससे बचाव के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर अत्यधिक जो बाढ़ आती है, बारिश होती है। सबसे अधिक तटीय इलाकों में, जो तटीय इलाके हैं वहां पर बारिश की जो समस्या है, इसके साथ साथ बाढ़ की जो समस्या है, बारिश से उत्पन्न होने वाली बाढ़ की जो समस्या है वो अधिक होती है। उनसे महत्वपूर्ण राज्यों की अगर बात करें तो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। उत्तरी बिहार की बात करें तो कोसी नदी जैसी जो उसकी अक्सर हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि बारिश के समय कोसी नदी का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है और इससे लोगों के जानमाल का नुकसान होता है, गांवों को भी शिफ्ट करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र घाटी यानी कि असम के क्षेत्र में, तटीय आंध्र प्रदेश, ये कई ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर हर वर्ष बारिश की वजह से बाढ़ आती है। ओडिशा, दक्षिणी गुजरात, तो ये कई ऐसे आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक बाढ़ आती है, क्योंकि उत्तर भारत के जो राज्य हैं ज्यादातर से छोटी बड़ी नदियों से घिरे हैं, उनके आसपास जो है नदियां हैं और जब भी बारिश ज्यादा हो जाती है तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। और दूसरी समस्या ये भी है कि नदियों के आसपास अतिक्रमण भी हो जाता है। डॉक्टर हीरालाल जी, क्या आपको लगता है कि नदियां शहर की तरफ नहीं जाती है, शहर ही नदियों की तरफ जा रहा है? नदियों के जो तटीय इलाके हैं, जो उनके किनारे हैं, वहां पर लोगों ने घर बना लिया है, तो थोड़ी सी भी उसका जलस्तर बढ़ता है और वो बाढ़ में तब्दील हो जाता है। हाँ, अब अगर देखिए हम लोग लखनऊ शहर में, अगर लखनऊ की गोमती की बात करिए, लखनऊ के आज 50 साल पहले उसका कितना चौड़ाई थी और आज क्या हो गई है, तो ये तो बात सही है कि हमारी ज़रूरत भी है और उस ज़रूरत के चक्कर में हम लोग नदियों के किनारे बसना शुरू किए, हमारी बसावट बढ़ती गई और नदी सिकुड़ती गई। नेचुरल सी बात है कि जब नदी सिकुड़ती गई तो उसका जो है जलस्तर बढ़ेगा और जब जलस्तर बढ़ेगा तो उसमें पानी आने के बजाय पानी उल्टा बहेगा या पानी नदी में आने की जो गति है वो कम हो जाएगी और बाढ़ को प्रभावित करेगा। तो ये समस्या है और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम सभी लोगों को, मतलब ये नहीं केवल सरकार और समाज, दोनों को मिल के सोचना होगा और इस पर काम करना होगा और इसको बड़े नियोजित ढंग से करने की ज़रूरत है। अन्यथा ये जो दिक्कतें अभी हमें दिखाई दे रही हैं ये बढ़ेंगी और हमारा भविष्य जो है इससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। एक चीज़ और, आपने समाज की बात की, क्या आपको लगता है संवेदनशीलता बढ़ानी होगी जब हम बारिश की बात करते हैं, पानी को जल संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण को बेहतर करने की बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं? सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज के जो लोग हैं या हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है या जो लोगों की जिम्मेदारी है उसको और बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए सरकार और समाज जब दोनों मिलकर काम करते हैं तभी अपेक्षित रिजल्ट मिलता है। अगर आपको अपेक्षित रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो सरकार समाज को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन लोगों की सोच, कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि नहीं सब कुछ सरकार करते, हमें ना कुछ करना पड़े। तो चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे पानी की समस्या हो, जितनी बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याएं हैं उसका नाम है सामाजिक समस्या, मतलब वो समाज की समस्या है। तो अगर वो समाज की समस्या है तो बिना समाज के सहयोग के वो हल हो ही नहीं सकता। इसलिए इन सारी समस्याओं में समाज के सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, समाज की बड़ी भूमिका है और संवेदनशीलता ये एक ऐसा शब्द है जो बेहद ज़रूरी है जब हम बात एक बड़े तस्वीर की कर रहे होते हैं, जब हम एक बड़ी समस्या की बात कर रहे होते हैं। और वो समस्या ये है कि हम पर्यावरण को कैसे बेहतर रख सके, कैसे हम जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्या है उससे निपट सके। लेकिन ये भी देख लेते हैं कि बाढ़ से नुकसान, इंसान परेशान, यानी कि क्या क्या ज़्यादा नुकसान
की बात करें तो फसलों को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, किसानों का बड़ा नुकसान होता है और इसका कहीं ना कहीं असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, जनजीवन की हानि होती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, वो बाढ़ के पानी में बह गए, उनका घर टूट गया, उनकी कार बह गई। यातायात में व्यवधान, जब भी शहरों की समस्या है कि जब भी थोड़ी सी भी अधिक बारिश होती है तो यातायात प्रभावित हो जाता है, लोग घंटों में जाम में फंसे रहते हैं। बीमारियों में वृद्धि, यानी कि बारिश के बाद, बारिश के समय जो बीमारी होती है जिसको हम संचारी रोग के रूप में लेते हैं, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बारिश की वजह से ज्यादा प्रभावी हो जाती है। आर्थिक दबाव इसलिए कि सरकारी संपत्ति को तो नुकसान होता ही है, पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, लोगों के घर, जमीन जायदाद, उनके जो मवेशी हैं, उनकी जो संपत्ति है, उसको भी बड़ा नुकसान होता है। और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव अगर जोड़ा जाए तो इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हिरालाल जी, क्या आपको लगता है कि जब ऐसी आपदाएं आती है, ऐसी समस्या अधिक बढ़ती है तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी सी रुकावट आ जाती है कि लोगों की जो जिंदगी आसान तरीके से चल रही होती है वो एक बार फिर सफर करने लगती है? आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक समस्या, ये समस्या बरसात के बाद काफी दिनों तक सस्टेन करती है। मान लीजिए किसी का घर गिर गया तो वो घर बनाने में समय लगेगा, तो पहले तो पैसे का इंतजाम करें, वो घर बनाने में टाइम लगता है, तो आर्थिक तो बहुत बड़ा क्षति होता है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तत्काल तुरंत लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने इस पर बहुत बढ़िया काम कर रखा है। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है और जिलाधिकारी को ये अधिकार है कि अगर वहाँ पैसा नहीं है तो ट्रेजरी से एक TR-27 रूल है उस नाम का, आप जिलाधिकारी बिना किसी लिखत पढ़े के तुरंत पैसा निकाल के और सहायता दे। तो देखिए, सरकार के तरफ से इसमें जो आर्थिक सहयोग देना है या तत्काल उसको राहत पहुँचाना है, सरकार इसमें करती है। लेकिन अगर बाढ़ का वॉल्यूम बहुत है तो चीजें बिना समाज के सहयोग के ये संभव नहीं होता हो। ये आप लोगों का भी अनुभव है, हमारा भी अनुभव है कि समाज भी इसमें खूब आता है और खूब सहयोग करता है। कोई कपड़ा देता है, कोई अनाज देता है, कोई रहने के लिए अपने घर में शेल्टर देता है। तो आर्थिक दबाव जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जब बाढ़ चली जाती है तो बहुत सारी बीमारी पैदा होती है। तो ये बाढ़ केवल बाढ़ के दौरान नहीं, बाढ़ के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती रहती है। बचाव को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि आप जिलाधिकारी रहे हैं, अगर आप किसी जिले के जिलाधिकारी रहे हैं तो जैसे बाढ़ से कोई प्रभावित है, किसी के घर टूट गया या किसी के घर में पानी पहुंच गया और ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या तुरंत उसको राहत व्यवस्था की जाती है? बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो तुरंत हम लोग कैंप में उसको कैंप बनाते हैं, राहत कैंप, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्था होती है। और वो जो उसका नुकसान होता है उसमें सरकार द्वारा जो मानक निर्धारित है उस मानक निर्धारण के अनुसार हम उसे पैसा भी देते हैं। तो देखिए, सरकार तो ये सब सहयोग करती ही है। अब ये बाढ़ को हम लोगों को रोकने के उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी से हमें प्लास्टिक खत्म करना चाहिए। अगर हमने प्लास्टिक रहित जीवन जीना सीख लिया, जैसे हम 20 साल 25 साल पहले जीते थे, तो बाढ़ का काफ़ी कुछ समस्या कम हो जाएगा। दूसरी बात, हम पेड़ काटने में जो ज़्यादा रुचि रखते हैं, अगर हम लगाने में रुचि डाल दें तो उससे भी बाढ़ को सहयोग मिलेगा। तो और ये दोनों चीज़ें बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। पेड़ लगाना भी बहुत सिंपल है, पेड़ को जिंदा रखना भी सिंपल है, और प्लास्टिक रहित जीवन भी बहुत सिंपल है। लेकिन ये हर आदमी को करना होगा, हर आदमी के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, और ये सबको करना ही होगा, नहीं तो आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। क्या जब वृक्षारोपण की बात करते हैं तो इसमें किसानों की बड़ी भूमिका है? किसानों को ज्यादा जागरूक किया जा सकता है, उनको ज्यादा प्रेरित किया जा सकता है, आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है कि वो अपने खेतों के आसपास मेड़ में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि उनके पास जमीन है। देखिए, पेड़ तो सभी लगा सकते हैं, कोई छोटा लगा सकता है, कोई बड़ा लगा सकता है। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरे छत पर पेड़ हमने बहुत लगा रखे हैं। लगाने के लिए अगर आपके मन में जगह है तो पेड़ लगाने की जगह आपको शहर में भी मिल जाएगी और गांव में भी मिल जाएगा। जहां तक बात किसानों की, अगर किसान अपने मेड़ पे पेड़ लगाएं तो उससे तो कई फायदे हैं। उस पेड़ से उसकी आर्थिक आय भी बढ़ेगी, पर्यावरण को अच्छा बनाने में सहयोग मिलेगा। तो ये तो होना ही चाहिए और सबको करना भी चाहिए। बिल्कुल, सबकी सहभागिता बेहद जरूरी, क्योंकि
पिछले एक सप्ताह से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की जो तस्वीरें हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं, या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बारिश और उससे होने वाली बाढ़ की तस्वीरें हैं, वो काफी भयावह हैं। हिमाचल प्रदेश में तो बाढ़, जो नदियां हैं, उन्होंने रौद्र रूप ले रखा है और लगातार लोगों का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त। और इसीलिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों तक उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले एक सप्ताह तक अभी बारिश की संभावना है। अत्यधिक बारिश और अधिक हो सकती है और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो 63 जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं और उन 63 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिले रेड अलर्ट में है, उसमें है लखनऊ, मुरादाबाद। और इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय ने 7 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए राहत आयुक्त कार्यालय ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर इस सप्ताह विकराल रूप धारण कर सकती है, यानी कि लगातार बारिश जब होती रहेगी तो नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा और वो शहरों की तरफ भी जा सकता है। हापुड़ में गंगा, मुरादाबाद में रामगंगा और मावी में यमुना का जल स्तर अत्यधिक उफान पर पहुंच चुका है। इसीलिए राहत आयुक्त कार्यालय ने एक अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, मुरादाबाद और बिजनौर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। यहां पर लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई कि अगर जरूरत न हो तो वो घर से बाहर ना निकलें, सावधान रहें, सतर्क रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें और सड़कों पर चलते समय सावधान रहें। और इसीलिए समय समय पर मौसम विज्ञान विभाग है या राहत आयुक्त कार्यालय विभाग है, वो अलर्ट जारी करता रहता है, पूर्व चेतावनी देता रहता है कि इन जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। तो ऐसे में आपकी सावधानी, आपकी सतर्कता बेहद जरूरी है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी की जाती है जहां पर बाढ़ जैसी समस्या आती है और इसीलिए कई बड़ी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है कि अगर ऐसी बाढ़ की कोई समस्या आती है तो आपकी मदद के लिए सरकार की वो एजेंसियां आपके सामने, आपके आसपास मौजूद रहेंगी। जिला प्रशासन, जिला अधिकारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है और कहा गया है कि जो नदियां हैं उनका जल स्तर देखते रहें, उस पर निगरानी रखें ताकि अगर बाढ़ जैसी समस्या आती है तो बचाव किया जा सके। डॉक्टर हीरालाल जी, जलवायु परिवर्तन की अगर हम जब बात करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, वो पूरे विश्व की समस्या है। COP26 जैसे बड़े सम्मेलन होते हैं और उसमें भारत की जो भागीदारी है बेहद अहम हो जाती है। क्या आपको लगता है जलवायु परिवर्तन पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है? लोगों को अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत है, लोगों का जो जीने का तरीका है उसमें पर्यावरण हितैषी चीजों को शामिल करने की जरूरत है। ऐसे काम करें, ऐसी चीजें करें जिसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का लाभ जुड़ा हो। बिल्कुल, ये करने की जरूरत सबको है। जैसे हम पेपर बनाते हैं किससे, पेड़ से, अगर हम पेपर का यूज कम कर दें तो पेड़ काटने की जरूरत कम पड़ेगी। तो ये क्या है, ये व्यवहार परिवर्तन ही है। हम पेड़ लगाना शुरू कर दें, ये व्यवहार परिवर्तन है। अभी हमने प्लास्टिक की बात की, प्लास्टिक के लिए तो बहुत तेजी से अभियान चलाने की जरूरत है। प्लास्टिक रहित गांव, प्लास्टिक रहित घर, प्लास्टिक रहित ऑफिस, प्लास्टिक रहित जो भी स्कूल, प्लास्टिक रहित कार्यालय, अगर हम लोग प्लास्टिक पे काबू कर लें तो ये भी पर्यावरण को सहयोग देगा। हमें जल, जंगल, जमीन तीनों को जो कुछ भी नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत सारे नुकसान हमारे व्यवहार परिवर्तन से बच सकते हैं, उसे चिन्हित करने की जरूरत है और वो व्यवहार परिवर्तन लाने की जरूरत है हम सब में, और हम सभी को उसमें सहयोग देने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल समय की बेहद कमी, जब हम व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें क्या आपको लगता है परिवार की भूमिका और जो शिक्षण संस्थान है इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, मैं तो इसमें सबसे अच्छी भूमिका शिक्षण संस्थान और स्टूडेंट की मानता हूँ। अगर हम लोग शिक्षण संस्थाओं में स्टूडेंट को जागरूक कर ले जाएं और उनसे ये अनुरोध करें कि आप जो चीज़ यहाँ सीख के जा रहे हो, समझ के जा रहे हो, वो अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में भी उसको लागू कराइए, समझाइए। तो आपका ये जो कहना है कि शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ी भूमिका है, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल, शिक्षण संस्थान की बात करें, परिवार की बात करें, समाज की बात करें, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो ऐसी पर्यावरण को बेहतर करने की जरूरत है, इसमें सिर्फ अकेले सरकार की भूमिका नहीं, सरकार के साथ साथ समाज की संवेदनशीलता, हमारी आपकी संवेदनशीलता भी बेहद अहम है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की जो संख्या है वो लगातार पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती जा रही है और ऐसे में बेहद जरूरी है कि हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। तभी जलवायु परिवर्तन जैसी जो बड़ी समस्या है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है, उसके प्रति कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जा सकता है।
और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ही नहीं, केरल से लेकर कर्नाटक तक या पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं जो इस समय बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अगर जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकले। और इसीलिए समय समय पर मौसम विज्ञान विभाग, राहत आयुक्त कार्यालय है, वो अलर्ट जारी कर रहा है ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो हीरालाल जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज, बिग एनालिसिस में आज हमने बात की बाढ़ और बारिश को लेकर, लेकिन कल फिर इसी समय किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।